सुबह होती है और हीते तूफान से पहले आने वाली खामोशी को महसूस कर लेता है। वो उठकर दुआ करता है क्योंकि अब उसके पास कोई है जिसकी उसे हिफाजत करनी है। तूफान तो आने वाला है क्योंकि हुआंकी नाम ने अपने बंदों को और फौज को भी उन सब लोगों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया होता है जिन पर उन्हें शक हो। सूर्युन हैगुन की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो वहां अपना नंबर लिखवा रही होती है कि तभी रेडियो पर मार्शल लॉ लग जाने की खबर आती है और वो परेशान होकर वहां से निकल जाती है। हीते म्यूंगी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है कि तभी म्यूंगी बैग लेकर बाहर आती है। वो लोग ग्वांगजू छोड़ने की तैयारी में होते हैं कि तभी हीता म्यूंगी से कहता है कि उसे हैगुन के पास से कुछ चीज़ें उठानी है तो वो लोग पहले उधर हो लें। जिन पर म्यूंगी उसे कहती है कि उसे भी म्यूंगी से एक आखिरी बार मिलना है तो वो दोनों अपना अपना काम करके फिर यहीं मिलते हैं। लेकिन हीता उसकी ये बात सुनकर परेशान हो जाता है। वो उसे कहता है कि वो उसके साथ चलेगा, जिस पर म्यूंगी उसे मना करती है, ये कहकर के कहीं जंगते उसे वहाँ देख ना ले। हीता फिर उसे बताता है कि उसने एक बुरा ख्वाब देखा था जिसकी वजह से उसे म्यूंगी की फिक्र हो रही है, जिस पर म्यूंगी उसे वक्त बचाने का कहकर मना कर देती है। दूसरी तरफ सूचैन सूर्युन को कॉल करता है मगर वहाँ तो फोन उठाने वाला कोई है ही नहीं। उसके फादर के पूछने पर वो उन्हें दिलासा तो दे देता है मगर मन में खुद भी परेशान होता है। वहीं दूसरी तरफ हीता हैगुन के स्टूडियो पहुंचता है जहां वो सारा सामान उलट पुलट देख परेशान हो जाता है कि इतने में उसे एक आवाज़ आती है और यहाँ उसका सामना सूर्युन से होता है। वो फिर उसे बताती है कि हैगुन ने उसे अपने पास बुलाया था मगर जब वो यहाँ पहुंची तो वो कहीं नहीं था और यहाँ की हालत भी ऐसी ही थी। वो हीता से कहने वाली होती है कि वो हुआंकी नाम से हैगुन के बारे में पूछे, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही हीता समझ जाता है और उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, ये कहकर कि क्या वो नहीं जानती कि उसका बाप किस किस्म का इंसान है और ये कि हीता के उनसे हैगुन का पूछने के बाद वो उसे एक बार की जगह 1000 बार तंग करेंगे क्योंकि हीता जो उसमें इन्वॉल्व हो चुका होगा। वो फिर उसे बताता है कि वो और म्यूंगी ग्वांगजू छोड़कर जा रहे हैं और उसे भी अगर अपनी लड़ाई लड़नी है तो सियोल जाकर लड़े और यहाँ भी खुद को छुपा के रखे। कि इतने में वहाँ म्यूंगी की दोस्त अपने एक जख्मी साथी को लेकर पहुँच जाती है। वो हैगुन का पूछकर अंदर चली जाती है और हीता ये सब हैरत से देख रहा होता है। म्यूंगी म्यूंगसू को गुड बाय करके और उसके फाइनल्स में उसके पास होने का वादा करके चली जाती है कि अचानक बस में फौज घुस जाती है। उनमें से एक आदमी म्यूंगी को मारने ही लगता है कि तभी बीच में हीता आ जाता है और वो दोनों उस आदमी को मार गिराकर वहाँ से भाग जाते हैं। म्यूंगी फिर रेलवे स्टेशन जाने की जगह ज़बरदस्ती हीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है जहां वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बताती है, जिससे सुनकर ना सिर्फ वहां का स्टाफ बल्कि हीता खुद भी हैरान रह जाता है। डॉक्टर हीता का नाम सुनकर उसे पहचान लेता है और सीटी स्कैन के लिए उन्हें शाम तक रुकने को कहता है, जिसके लिए हीता बिल्कुल भी राजी नहीं होता मगर म्यूंगी उसे गुस्सा कर रोक लेती है क्योंकि हीता को कंकशंस और उल्टियाँ हो रही होती हैं और हीता भी भीगी बिल्ली बनकर उसकी बात मान लेता है। शाम को सीटी स्कैन का रिजल्ट क्लियर आता है जिसके बाद हीता निकलने के लिए फौरन उठ तैयार होता है कि तभी सायरन बजता है और उन्हें पता चलता है कि रात में लगने वाला कर्फ्यू अब शाम में ही लग जाया करेगा और ये कि अब वो लोग कल सुबह से पहले वहाँ से नहीं निकल सकते। वहीं दूसरी तरफ हैगुन को हुआंकी नाम के आदमी खूब टॉर्चर करते हैं और हाल ही में हुए जाने वाले टॉर्च प्रोटेस्ट के पीछे किसका हाथ होने का पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि ये सब कॉलेज स्टूडेंट्स थे और ये कि इसके पीछे कोई नहीं, जिसके बाद वो लोग उसे और टॉर्चर करते हैं। सूर्युन सूचैन को हैगुन के स्टूडियो से कॉल मिलाती है लेकिन सूचैन को पीछे से आ रही आवाज़ों की वजह से शक हो जाता है कि हो ना हो सूर्युन ग्वांगजू में ही है। वो उससे पूछता है मगर वो झूठ बोल देती है कि वो सियोल में है और बहाना करके फ़ोन रख देती है, जिससे सूचैन को यकीन हो जाता है उसके ग्वांगजू में होने का। रात को म्यूंगी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हीता अपने गिटार को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो उसके पास जाकर बैठती है और उसे कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा है जो कुछ हुआ उसके हवाले से। वो उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि उन सोल्जर्स ने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में हीता उसे अपनी एक राज की बात बताता है। वो उसे बताता है कि एक बार उस पर बिजली गिरी थी। वो एक शेड के नीचे खड़ा था कि तभी बिजली उसके बाजू पर आ लगी और उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ है और क्यों, जिसके काफ़ी टाइम बाद तक उसने आसमानी बिजली के बारे में तहकीक की लेकिन उसकी वजह बहुत मामूली थी और वो ये कि वो पेफोन के साथ खड़ा था और इसलिए आज भी वो बारिश में पेफोन के पास से भी नहीं गुजरता। और यही चीज़ जो कुछ आज हुआ उस पर भी लागू होती है। आज उन पर भी बिजली गिरी है और वो लोग पेफोन के साथ खड़े थे, लेकिन कल जब वो दोनों ग्वांगजू से निकल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, जिस पर म्यूंगी उसे कहती है और अगर दूसरी जगहों पर भी हालात ग्वांगजू जैसे ही हुए तो, जिस पर वो उसे कहता है कि उसकी छठी हिस्स कभी गलत नहीं होती
म्यूंगी फिर उसे कहती है कि वो अपना गिटार बजाकर देखे कि उसमें क्या मसला है, और हीते कहता है कि इसके बदले वो लोग कल सुबह सुबह ही स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। म्यूंगी उसे हाँ कहती है और उसको सुनते सुनते ही सो जाती है। अगली सुबह हीते की आंख खुलती है और वो म्यूंगी को अपने पास ना देखकर परेशान हो जाता है। वो टाइम देखता है तो 10:30 हो रहे होते हैं, जबकि उन्हें सूरज निकलते के साथ ही ग्वांगजू से निकलना था। वो कमरे से बाहर जाता है जहाँ हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आते। उसे फिर म्यूंगी दिखती है जो कि अपनी ड्यूटी दे रही होती है। वो उससे कहता है कि उन्हें निकलना था और वो ये सब क्या कर रही है। म्यूंगी फिर उसे कहती है कि वो इन हालात में अपने पेशेंट्स को छोड़कर नहीं जा सकती, मगर हीते उसे कहता है कि उनकी सेफ्टी उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है और वो लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं कि इतने में वहाँ वही डॉक्टर आ जाता है और उनसे कहता है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, जिसके लिए दूसरे डिपार्टमेंट के इंटर्न्स यहाँ तक के स्टूडेंट्स भी मदद कर रहे हैं। वो हीते को भी लैब कोट पकड़ाकर चला जाता है, जिसके बाद म्यूंगी उसे कहती है कि वो लोग कम से कम हालात थोड़े बेहतर होने तक तो रुक ही सकते हैं, जिस पर हीता उसे कहता है कि वो लोग 7 बजे निकल जाएंगे और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। वो फिर लैब कोट पहनकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर फौज ने लोगों का जीना हराम कर रखा होता है और सूर्य उनको भी वो पकड़ लेते हैं कि तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर आ जाता है और फौज को मामू बनाकर सूर्यन और बाकी स्टूडेंट्स को भगा देता है। सूर्यन दरअसल इसे अच्छी लग गई होती है। वो वहाँ से भाग रही होती है कि तभी सूचन उसे टकर जाता है और अपने ऑफिस ले जाता है। उसके पूछने पर सूर्यन पहले तो झूठ कहती है कि वो आज सुबह ही हीते के साथ ग्वांगजू आई है, मगर सूचन उस पर चीखता है और उसे घर आने को कहता है। वो उसे कहता है कि उसने उनकी माँ से वादा किया था कि वो उसका ध्यान रखेगा और ये कि सूर्यन जितनी भी कोशिश कर ले कुछ बदल नहीं सकती, जिस पे वो उससे कहती है कि बेशक वो कुछ बदल ना सकती हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकती है और करेगी। वो ये कहकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी सूचन उसे कहता है कि अगर उसने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो उसका उनसे हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। वो ये उसे रोकने के लिए कहता है, मगर सूर्य वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर हीता से कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी का पेशेंट आए तो उसे बता दे और वार्ड फ़ौरन बुक कराए। हीता दोबारा अपने काम में लग जाता है कि तभी एक पेशेंट राइफल के पीछे लगी छुरी के जख्म के साथ अंदर लाया जाता है, जिसका जायजा लेने के बाद हीता बाहर जाकर नर्स से कहता है कि उन्हें फ़ौरन इमरजेंसी रूम चाहिए होगा सर्जरी के लिए, जिसे सुनकर बराबर में खड़ा गार्डियन, जिसके बेटे की सर्जरी उस वक्त होनी होती है, हीता को कॉलर से पकड़कर लड़ने लगता है। वो उससे कहता है कि वो कौन होता है सर्जरीज का ऑर्डर तब्दील करने वाला, जिस पर हीता उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उस पेशेंट की फ़ौरन सर्जरी ना की गई तो वो मर जाएगा। जिस पर वो बंदा हीता को कहता है कि अगर उसका बेटा फ़ौरन सर्जरी कराने की वजह से मर गया तो क्या हीता इसकी जिम्मेदारी लेगा। कि तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है और मामला संभाल लेता है। म्यूंगी भी ये सब कुछ देख रही होती है। वो हीता से बात करना चाहती है, मगर हीता वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हीता एक पेशेंट को टांके लगाने पहुँचता है तो उस पेशेंट के साथ जिना बैठी होती है। वो हीता को देखकर शॉक्ड रह जाती है, मगर खुश भी होती है। उसकी दोस्त टांके लगवाने के बाद हीता को बताती है कि जिना को भी फौज ने सर पर मारा है। जिना उसे कहती है कि वो ठीक है, मगर हीता जिना के सर का जायजा लेता है कि तभी उसके नाक से खून आने लगता है। हीता को और भी पेशेंट्स देखने होते हैं, इसलिए वो जिना को बाहर म्यूंगी के पास जाकर सीटी स्कैन करवाने को कहता है और चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूंगी की माँ किम हिंचुल को ग्वांगजू के हालात के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उनके दोनों बच्चे वहीं होते हैं। हीता जिना की दोस्त के सीटी स्कैन की रिपोर्ट लेकर जाता है, जहाँ जिना उसे नहीं दिखती। वो उसकी दोस्त से जिना का पूछता है और वो उसे कहती है कि जिना उसके लिए उसके घर कॉल करने गई है। हीता हॉस्पिटल के फ़ोन के पास जाता है तो जिना उसे वहाँ नहीं दिखती। वो नर्स इन यंग से पूछता है कि क्या इसके अलावा कोई दूसरा फ़ोन है हॉस्पिटल में, जिस पर वो उसे एक फ़ोन का बताती है जो कि हॉस्पिटल की एक खाली बिल्डिंग में है। हीता वहीं जा रहा होता है कि तभी उसे जिना रास्ते में बेहोश मिलती है। वो भागकर उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। वो उसकी नब्ज़ चेक करता है, मगर वो नहीं चल रही होती। हीता डरकर पीछे हट जाता है। उसे सुखचुल वाले वाक़ये की याद आने लगती है। वो मदद के लिए चीखता है, मगर वहाँ कौन ही उसकी मदद को आता। वो जिना को देखता रहता है, जिसके साथ साथ सुखचुल भी उसे दिखती रहती है। कि तभी उसे जिना की कुछ बातें याद आ जाती हैं। वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है, मगर तभी हिम्मत जुटाता है और उसे CPR देने लगता है।
म्यूंगी अपने आसपास हीते के नज़र ना आने पर इनयंग से उसका पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो खाली बिल्डिंग में कॉल करने गया है। म्यूंगी वहाँ पहुँचती है और हीते को सीपीआर करता देख आवाज़ मारती है। हीते उसे मदद लेकर आने को कहता है और वो फ़ौरन भागती है। वहीं हीते जिना से मिन्नत करते हुए उसे वापस लाने की कोशिश करता है कि तभी जिना खांसती है। हीते उसकी नफ्स चेक करता है, जिसके बाद उसकी भी जान में जान आ जाती है। तभी म्यूंगी भी वहां मदद लेकर पहुंच जाती है। अगले सीन में सूर्युन और म्यूंगी की दोस्त जख्मी लोगों की पट्टी कर रहे होते हैं कि तभी गली में सूर्युन को एक आदमी गिरा दिखता है। वो उसके पास जाकर उसे उठाती है, लेकिन वो ज़रा सा उठने के बाद फिर बेहोश हो जाता है। अब वो सिर्फ बेहोश हुआ है कि मर गया है ये तो नहीं दिखाया, मगर सूर्युन उसे पहचान लेती है। ये दरअसल वही ऑफिसर होता है जिसने उसको और बाकियों को बचाया था, जिसके बाद फौज ने उसका ये हाल कर दिया। सूर्युन उसे आवाज़ देती रहती है और उसके हाथ पर अपना लिखा अधूरा नंबर भी देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ सूचन दो फौजियों को एक बच्ची को तंग करता देखता है और उन्हें बहुत आराम से समझा रहा होता है, जिस पर वो लोग उसकी कुटाई शुरू कर देते हैं। हीता जिना की वजह से परेशान खड़ा होता है कि तभी म्यूंगी उसे आकर बताती है कि उसकी सर्जरी ठीक से हो गई और वो अब स्टेबल है, जिस पर हीता की जान में जान आती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे थोड़ा भी देर से सीपीआर मिलता तो उसे बचाना मुश्किल था, और ये कि हीता ने जिना की जान बचाई है, जिस पर हीता खामोशी से खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का डायरेक्टर गेट्स और लाइट्स ऑफ रखने का ऑर्डर दे देता है ताकि फ़ौज उनके हॉस्पिटल पर हमला ना कर दे, और साथ ही पेशेंट्स को लेते रहने का भी कहता है। रात में हीते बाहर बैठा होता है जब म्यूंगी वहां आकर उसे कुछ खाने को देती है, क्योंकि वो सुबह से भूखा पेशेंट्स को देखने में लगा होता है। वो उससे जिना के लिए शुक्रिया कहती है और कहती है कि वाकई उसकी छठी हिस्स कमाल की है। वो उससे कहती है कि वो जिना से मिली थी, बल्कि उन्होंने थोड़ी बात भी की थी, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उसके साथ कोई मसला है। वो हीता से सॉरी भी कहती है कि अगर वो ज़िद ना करती और उसकी बात मानकर कल ही या फिर आज सुबह भी उसके साथ निकल जाती तो हीता को इतना सब कुछ ना देखना पड़ता, जिस पे हीता उसे कहता है कि उसकी इसी ज़िद की वजह से आज जिना की जान बची। वो कहता है कि वो तो किसी खतरे से पहले ही उसे अवॉइड करता है, मगर म्यूंगी जहाँ है वहीं खड़ी रहती है, वहाँ होने वाले खतरे के बावजूद। म्यूंगी की वजह से ज़िंदगी में पहली बार वो भागा नहीं, और जब जिना को उसकी मदद की ज़रूरत थी तो वो वहाँ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ज़िद ने आज जिना की जान बचाई है। म्यूंगी फिर उसे कहती है कि वक्त हो गया है, क्या वो लोग अभी स्टेशन के लिए निकल जाएं? वो लोग जाने के लिए खड़े तो होते हैं, मगर हीता उससे कहता है कि वो उसे एक ज़बरदस्त छठा हिस्स रखने वाले इंसान होने के नाते कुछ बताता है। वो कहता है कि इतने सारे छुरी से मारे जाने वाले मरीजों का आना बिल्कुल भी अच्छी निशानी नहीं, और ये कि उन्हें इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि सबसे बुरा वक्त नहीं ख़त्म हो जाता और जब तक कि जिना नहीं उठ जाती। म्यूंगी उससे कहती है कि क्या ये ठीक होगा, जिस पर हीता फिज़ा में टेंशन कम करने के लिए उसे कहता है कि पता नहीं, शायद इतनी बार उस पर बिजली गिर जाने की वजह से वो इतना बेधड़क हो गया है। जिसके बाद म्यूंगी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन